जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज 6 जुलाई 2024 है और क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का वीकली टेस्ट है और हम आपके लिए लेकर के आए हैं एकदम ब्रह्मास्त्र वीडियो। ब्रह्मास्त्र वीडियो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि ब्रह्मास्त्र का मतलब है कि इसके बाद आपको कोई भी चीज़ नहीं उठाना है ना। इसका मतलब ही हुआ है ना, जब अभी आप देखते हो किसी भी युद्ध में तो जब कुछ भी उपाय ना सूझे तब ब्रह्मास्त्र चलाते थे, तो वही ब्रह्मास्त्र वीडियो है। इसमें आपको डायरेक्ट आंसर ही बताया दिया गया है। जो आपका वीकली टेस्ट आज होगा उसका एक आंसर ही बताया गया। हर एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है और हाँ, वीडियो तो हर एक बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है ही और सभी बच्चों को शेयर भी करना है। आप लोग वादा कीजिए कि आप लोग हर एक बच्चों को शेयर करोगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यदि आप अभी तक भारत क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न शानदार तरीके से दे रखा है। कहता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा का संशोधन कब हुआ था? बहुत ही शानदार सा प्रश्न है और यही प्रश्न आपका कल पहला ही रहेगा। विकल्प दिया गया है 2000, 2018, 1986, 1897। सही उत्तर यहाँ पर सी होगा। 1986 जो है एकदम सही उत्तर है। 1986 में संशोधन हुआ था। ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दे रखा है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक उत्पाद है? प्राकृतिक उत्पाद का अर्थ क्या हुआ? प्राकृतिक उत्पाद का अर्थ हुआ कि वह उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया गया है। बस आप इतना सोच लीजिए, प्राकृतिक उत्पाद पूछेगा मतलब किसी प्रकार का छेड़छाड़ ना किया गया हो। विकल्प दे रखा है, कपड़ा, गेहूं का आटा, कपास, टोमेटो सॉस। देखिए, कपड़ा कपास से बनता है, उसमें छेड़छाड़ की है। गेहूं का आटा, गेहूं को पीस दिए हैं। टोमेटो सॉस, टोमेटो को पीस के इसमें कुछ मिला दिए हैं। लेकिन कपास ये तो प्राकृतिक रूप से है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं। सही उत्तर सी होगा, कपास। अगला प्रश्न, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं? विकल्प दे रखा है, रोजगार की शर्तों, आर्थिक गतिविधियों के विभाजन, उद्यमों के स्वामित्व, या फिर दे रखा है उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या। सही उत्तर बताना है साथियों। बिल्कुल सही बच्चा, एकदम सही उत्तर है आपका। उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर यहाँ पर विभाजित है। चौथा प्रश्न, किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है? यदि आपको यह प्रश्न याद करने में दिक्कत होता है तो मैं इसका उदाहरण दूंगा जिससे आपको याद हो जाएगा। देखिए, सेवा क्षेत्र का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे आपको ना तो कोई वस्तु मिल रही है और ना ही आप उसके लिए आप पैसे तो दे रहे हो, लेकिन कोई आपको वस्तु नहीं मिल रही है, बल्कि आपको कुछ सेवा मिल रही है। जैसे कि मैं यहाँ पर, आप टीचर के पास पढ़ते हो तो आप उससे कुछ वस्तु नहीं मिलता है ना, वो आपको क्या कर रहे हैं, सेवा दे रहे, कुछ पढ़ा रहे हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपका इलाज करता है। आप वकील के पास जाते हो तो वकील आपको कानूनी सलाह देता है। तो ये सभी सेवा दे रहे हैं। बस में यात्रा करते हो तो बस क्या करती है, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाती, सेवा दे रही है। बैंक में पैसा जमा करते हो तो बैंक क्या करता है, सेवा देता है। तो सेवा कर रहा है। ये सभी किससे संबंधित है? ये सभी तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। सही उत्तर सी होगा, तृतीय क्षेत्र। पांचवा प्रश्न, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है? बताना है मानव विकास जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा पेश की जाती है। विकल्प दे रखा है, यूएनडीपी, एमएनडीपी, एएसपी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर यहाँ पर ए होगा, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है ये पेश की जाती है। यूएनडीपी के द्वारा पेश की जाती है। छठा प्रश्न, मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं? विकल्प दे रखा है, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर यहाँ पर ए होगा, संघ सूची। संघ सूची में ये मामले रखे गए हैं। ठीक है, सातवां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक हो वह क्या कहलाता है? विकल्प दे रखा है, विकसित देश, विकासशील देश, अर्ध विकसित देश, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ए, विकसित देश। विकसित देश कहलाता है, जैसे अमेरिका हो गया, ये क्या है, विकसित देश है, प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है। उपभोक्ता आंदोलन कब हुआ था? बताना है आपको उत्तर। यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, उपभोक्ता।
उपभोक्ता आंदोलन कब हुआ था? विकल्प दे रखा है 1959, 1960, 1987, 1999। तो याद रखेंगे बच्चा, 1960 में उपभोक्ता आंदोलन हुआ था और इस आंदोलन ने सरकार पर दबाव बनाने में सफलता प्राप्त की और इस दिशा में एक बड़ा कदम 1986 में उठाया गया था। याद रखेंगे, उपभोक्ता आंदोलन यहाँ पर 1960 के दशक में ही प्रारंभ हुआ था। 9वां प्रश्न, होलोग्राम लोगों को किस वस्तु पर लगाया जाता है? सोने के आभूषण, खाद्य वस्तुएं, पेट्रोलियम उत्पाद या इनमें से कोई नहीं? होलोग्राम लोगों को किस वस्तु पर लगाया जाता है? बताइए। बिल्कुल सही। देखिए बच्चा, यह जो जैसे बहुत ही ज़्यादा महंगा चीज़ हो गया, सोने के आभूषण वगैरह पे यह लगाया जाता है। 10वां प्रश्न, द्वितीय क्षेत्र को क्या क्षेत्र भी बोलते हैं? हमने अभी जाना कि तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं, बिल्कुल सही। द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? सेवा, औद्योगिक, कृषि क्षेत्र या सहकारी क्षेत्र। याद रखेंगे, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ निर्माण हो रहा है। विनिर्माण क्षेत्र भी बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। याद रहेगा। चलिए अब सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी आपके पास टाइम है, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। और आपको याद करने का सबसे सटीक तरीका बताऊं, आप वीडियो को 2 से 3 बार देख लो। वीडियो देखने से आपको ऑलरेडी हर एक प्रश्न याद हो जाएगा, यह बात की गारंटी मेरी है। क्योंकि आप लिखोगे तो फिर आपको यहाँ पर आपको फिल्म के डायलॉग कैसे याद हो जाते हैं, आप उस चीज़ को बार बार सुनते हो। तो आप मेरी आवाज़ को बार बार सुनो, बार बार वीडियो को देखो, आपको 100% याद हो जाएगा। कहता है बेरोजगारी क्या है? तो लिखना है आंसर में, बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें काम करने वाले इच्छुक व्यक्ति को काम नहीं मिल पाता है। यानी वो काम की इच्छा तो रखता है, सक्षम भी है, फिर भी उसे काम नहीं मिल पा रहा है। 12 प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं? तो लिखना है इसका आंसर, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वह संगठन होते हैं जो अपने देश की तुलना में एक या एक से अधिक देशों में वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन को नियंत्रित करते हैं। अगला प्रश्न है, उदारीकरण क्या है? तो लिखना है, बहुत ही यहाँ पे थोड़ा सा लंबा आंसर है, थोड़ा सा है, लिखेंगे उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा देना है जिनसे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। ठीक है, आगे लिखेंगे, उदारीकरण में वे सारी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिसके द्वारा किसी देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाने वाली आर्थिक नीतियों, नियमों, प्रशासनिक नियंत्रणों, प्रक्रियाओं आदि को समाप्त किया जाता है या उनमें शिथिलता दी जाती है। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण क्या है? भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव को लिखें। तो लिखना है, वैश्वीकरण को हम भूमंडलीकरण भी कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन। लिखेंगे भूमंडलीकरण एक प्रक्रिया है। सेकेंड, हाँ, भूमंडलीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दुनिया भर के विभिन्न देशों और संस्थाओं के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और तकनीकी संबंधों में समन्वय बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न देशों के बीच व्यापार, निवेश, पर्यटन, प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार, शिक्षा, संगठनात्मक विकास और साझा सांस्कृतिक मानचित्र को मजबूत करना होता है। बाकी के 2 क्वेश्चंस आप खुद से कीजिएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको खुद से करना है, 15 और 16 को आप कोशिश कीजिएगा, जरूर होगा। बस प्रश्न बहुत ही आसान रहेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।